नमस्कार, आप देख रहे हैं P7 न्यूज। मैं हूं अंकिता। चुनाव पर हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश यात्रा में आज हम आपको लेकर चलते हैं पूर्वांचल के महत्वपूर्ण शहर आजमगढ़, जहां के चुनावी मिजाज का जायजा लेने के लिए वहां मौजूद हैं हमारे सहयोगी अनुराग पुनेठा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जनादेश 2012 उत्तर प्रदेश चुनाव की दहलीज पर है और अब पहले चरण का मतदान भी अब इसमें ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। लिहाजा अपनी इसी यात्रा में हम पहुंचे आज आजमगढ़, जहां उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका और एक ऐसा जिला जो कि तमाम वजहों से सुर्खियों में रहा है, चाहे वो सांस्कृतिक धरोहरों की बात हो या फिर यहाँ के कुछ विद्वानों की बात हो। हालांकि कुछ समय से यहाँ पर विकास का मुद्दा रहा है। ये सब चीज जानने की हम कोशिश करेंगे आज आजमगढ़ में। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। शहर के कुछ गणमान्य व्यक्ति भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे। जनता हमारे साथ जुड़ रही है, वो क्या सोचती है यहाँ के मुद्दों के बारे में, वो भी हम बताएंगे। लेकिन जो गेस्ट हैं उनका हम आपसे तारुफ करवाते हैं। अगर मेरे बिल्कुल बाएं हम बात करें तो मेरे साथ हैं प्रेम नारायण पांडे, जो कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपसे बातचीत करेंगे रामकृष्ण यादव साहब हैं, जो कि पूर्व सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विश्वजीत सिंह हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। अमित तिवारी हैं, बीएसपी के प्रवक्ता हैं। और हरीशचंद्र सिंह हैं, एनसीपी के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। और बनवारी लाल जालान साहब हैं, जो कि यहाँ के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और जाने माने व्यक्ति हैं। जनता में हम सवाल पूछे, जनता यहाँ पर क्या सोचती है, लेकिन एक एक रिएक्शन हम लेते हैं। बीजेपी की कितनी बड़ी संभावनाएं आप देखते हैं यहाँ पर? अच्छी संभावना हमारी है। किस वजह से कहते हैं? यहाँ पर मुकाबले के तौर पर ज्यादा जोर, एक बड़ा नेता भी केंद्रीय स्तर पर अभी तक नहीं आ पाया यहाँ पे। ये नहीं, कल हमारे राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली जी आए थे जी। 7 तारीख को यहाँ हमारे लालगंज में सुषमा स्वराज जी आएंगी। 8 तारीख को हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी आएंगे। और नेताओं का प्रोग्राम आज से लगा है। 6, 7, 8 में हमारे सारे बड़े नेता यहाँ आ जाएंगे। चलिए, आप कितना सोचते हैं? समाजवादी पार्टी बहुत जोर दे रही है इस बार, कितनी संभावना वापसी की, या फिर किससे टक्कर में, मुख्य टक्कर किससे मानते हैं आप? अपने सिद्धांत के आधार पर, संगठन के आधार पर, संघर्ष के आधार पर, माननीय मुलायम सिंह के द्वारा किए कार्यों के आधार पर, उनके कुशल नेतृत्व के आधार पर समाजवादी पार्टी 10 में से 10 सीटें जीतेंगी। पिछली बार लगभग 50 था, इस बार आप 100% की बात कर रहे हैं? 100% बात कर रहा हूँ। चलिए पूछेंगे हम। विश्वजीत, कितनी उम्मीदें आपको अपनी पार्टी के लिए? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी है और हम लोग राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछले 30 सालों से 2 सरकारें लगातार चल रही हैं और जनता ने उनको भली बात देख लिया है। निश्चित तौर पे हमारी सरकार बनेगी। कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आप? मैं सारी सीटों जीतने की बात कर रहा हूँ आपसे। ये बात करेंगे। अमित, सबसे ज्यादा हमले मुझे लगता है कि आपकी पार्टी पर होंगे, क्योंकि आप की सरकार रही है। कितना, मतलब मुख्य तौर पर किससे आप मुकाबला मानते हैं? मुकाबला देखिए, आज चाहे सपा हो, चाहे भाजपा, कांग्रेस, ये सभी मिलके हमसे लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन 5 साल में जो हमने विकास किया, जो भयमुक्त समाज दिया, जो हमने भाईचारा स्थापित किया, और हमारे 5 साल के शासनकाल में कहीं भी हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए, हमने सांप्रदायिकता को रोका। इन सारे मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम 10 सीट इस बार जीतेंगे। पिछली बार हम 6 सीट जीते थे और कुछ सीटें हम 2 कम वोटों से आ रहे थे। इस बार हम 10 सीटों पे जीत दर्ज करेंगे। अपने मजबूत संगठन और बहन जी के द्वारा किए गए कार्यों और विकास के नाम पे हम चुनाव जीतेंगे। चलिए हरीशचंद्र जी, कितनी, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ के लिए भी शुरुआत के तौर पर तो कितनी उम्मीदें आप हैं, और आप किससे टक्कर के तौर पर देखते हैं? हमारा मुद्दा सिर्फ विकास का है। यहाँ हमारे जिले में कोई उद्योग नहीं है, हमारा जनपद उद्योग शून्य है। तो हमारी मंशा ये थी कि हमारे जनपद में 2 उद्योग लग जाएं, जिसमें एक चीनी मिल जी, वह चीनी मिल ऐसी यूनिट होगी जिससे बिजली भी पैदा होगी और गन्ना भी पेराई होगी जी। और दूसरा, दूध का जो पाउडर बनता है वह यूनिट हम अपने जनपद में लगवाना चाहते हैं। इसकी मांग को लेकर आप जा रहे हैं जनता में। बनवारी लाल जी, आपके हिसाब से विकास एक बड़ा मुद्दा रहा है, आपको क्या लगता है कि इसी मुद्दे पर अगर सारी पार्टियां लड़ेंगी, 4 बड़ी पार्टियां जो यहाँ पर हैं, तो क्या स्थिति हो सकती है? देखिए, विकास का जहां तक सवाल है, ये लोग आमतौर पर कहते हैं कि साहब मैंने गड्ढा पटवा दिया, वहां सड़क एक बनवा दिया, खड़ंजा लगा दिया, इसको ये लोग विकास मानते हैं। जो कि विकास की परिभाषा बिल्कुल अलग है। विकास का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हो रही है। अगर हमारी इनकम आज 1 रुपये है, 10 पैसे वृद्धि होती है, तो उसको हम विकास कहेंगे। ये तो सुविधा है, जन सुविधा। तो उसकी तरफ किसी पार्टी के पास कोई रोड मैप नहीं है। जो पहले के उद्योग थे, जब आबादी कम थी यहाँ की,
जो चल रहे थे उद्योग वो सब बंद हो चुके हैं। और ये पार्टियां जो आज की हैं ये केवल जातीय संगठन समझिए आप इनको। इनसे मैं दावे के साथ कहता हूं, इनसे कह दीजिए किसी भी दल वाले से कि जिस क्षेत्र में जिस जात की आबादी सबसे कम हो उसको टिकट दें, इनकी कलई खुल जाएगी सबकी। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। कुछ चीज हालांकि हम बताएं, ये कहा गया है कि जो जन सुविधा है उसके नाम पर विकास की बात कही जाती है। आपके हिसाब से विकास किस तरह का होना चाहिए? विकास देखिए जब भी होगा तो रोजगार का अवसर उपलब्ध होंगे, और आजमगढ़ में रोजगार का उपलब्ध अवसर बहुत कम है। यहाँ पे बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है, और दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे परेशानी रहा है, यहाँ पे एक जगह पड़ती है दीवारा, वहाँ पे घाघरा की कटान इतनी बड़ी है लेकिन आज तक कोई नेता वहाँ पे झांकने नहीं जाता है। वहाँ लाखों की जनता जो है मर रही है और उनका घर उजड़ रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं। ना तो केंद्रीय सरकार ने उसको मदद दिया है, ना पिछले 5 साल की बसपा सरकार ने भी मदद किया है। इन सब चीजों का, रेलवे का भी विकास होना चाहिए। रेलवे की परियोजना में आपके हिसाब से विकास बड़ा मुद्दा रहेगा? जी जी बिल्कुल, विकास पे ही हम लोग चाहते हैं कि आजमगढ़ विकास हो, हम लोग उसी को वोट करेंगे। विकास के नाम पर बसपा, सपा, बीजेपी और कांग्रेस सभी वोट मांगेंगे, तो ये कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होगी? एक वोटर जो एफिलिएशन नहीं है इसका किसी से, वो किसको चुने? मैं तो यही कहूंगा यहाँ की जनता से, और चूंकि मैं व्यापारी समाज से ताल्लुक रखता हूँ, कि यहाँ पर मुख्य समस्या बिजली की है। और ये मंडल स्तर का ये जनपद होने के बाद भी इस जनपद को 12-13 घंटे से ज्यादा बिजली कभी नहीं मिली है। तो मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से अपील करूंगा कि बिजली की समस्या पर वो अपना ध्यान केंद्रित करें। आप कहेंगे कि विकास हुआ, लेकिन तमाम पार्टियां, खासकर ये 3 बड़ी पार्टियां तो कहेंगी कि विकास तो हुआ ही नहीं है। इस दौरान हमने यहाँ पर सुना कि विकास को लेकर भी है, एक पीजीआई था, एसपीजीआई, उसका भी उसको खोला ही नहीं गया। तो ये तमाम तरह के आरोप होते हैं। ये आप मानेंगे कि इस तरह के आरोप सबसे ज्यादा आपकी पार्टी पर लगेंगे? हमारे व्यापारी नेता सुधीर भाई ने कहा बिजली की बात जी, जब से देश आजाद हुआ है, जो भी सरकारें रही, 38 साल कांग्रेस ने राज किया, भाजपा ने किया, सपा ने किया, किसी ने भी बिजली की समस्या को लेकर कोई भी कार्य नहीं किया। अगर किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने शासनकाल में 4-5 नए संयंत्र लगाने के काम को शुरू किया है। जो घट के प्रोडक्शन आ गया था 2000-2500 मेगावाट, आज 7000 मेगावाट है। और इधर लगातार आप देखें हमारे इस मंडल मुख्यालय पे 20 घंटे बिजली रह रही है। आज जो कुछ रिएक्शन इधर से लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा ये कहना है, इसके लिए सरासर जनता दोषी है। वो उन्हीं को वोट देती है जिनके पास स्काइपर होती है, 2 चक्का गाड़ी रहती है, पीछे ताली पीटते हैं, आके वोट उनको देते हैं। जी बताएं, कुछ कहना चाहेंगे? मतलब कि विकास के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, सभी लोग वोट मांगेंगे, नाम पर क्या स्थिति होगी फिर? विकास के ही नाम पर ही वोट मांगे जाएंगे। विकास के नाम पर वोट देने की बात होगी या जाति के आधार पर भी है? के ही नाम पर ही वोट पड़ेंगे। लेकिन 2007 से पहले जो स्थिति थी, 2007 की अगर तुलना करेंगे तो 2007 से पहले जो इस वक्त जो कार्यकाल में हुआ विकास ज्यादा हुआ है। आपसे पूछेंगे, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का सबसे ज्यादा जोर इस बात को लेकर है कि इस बार शासनकाल में उतना काम नहीं हुआ, पर एक आरोप तो आपकी पार्टी पर भी लगता रहा था कि शासन व्यवस्था उस दौरान सुरक्षा को लेकर एक सवाल उस समय भी लगता था। तो 2007 के पहले हमारी सरकार थी, जितने विकास कार्य हुए हैं वो सब समाजवादी पार्टी के द्वारा किया, चाहे कमिश्नरी का मामला हो, चाहे पीजीआई का मामला हो, चाहे महिला अस्पताल का मामला हो, चाहे हवाई पट्टी का मामला हो, चाहे राहुल प्रेक्षागृह का मामला हो, ये सारे व्यवस्था, सड़क हो, पुल पुलिया, सब समाजवादी पार्टी में रहा। उसके 4 साल के अंदर जो एक ईंट बहुजन समाज पार्टी नहीं रही, एक चीज नहीं रखा है। अभी समाजवादी पार्टी के रामकृष्ण जी कह रहे थे कि समाजवादी कभी जातिवादी नहीं होता, जातिवादी कभी समाजवादी नहीं होता। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या समाजवादी की यही परिभाषा है कि परिवारवाद हो जाए, पूरे परिवार के लोग यही नेता रहे? मुलायम सिंह, राम गोपाल यादव। पर ये आरोप तो कांग्रेस पर भी लगता है, ये आरोप तो कांग्रेस पर भी लग सकता है। राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, अपने को ये समाजवादी कहते हैं और पूरे समाजवाद को परिवारवाद और जातिवाद में इन लोगों ने कन्वर्ट करके यही समाजवाद को खत्म कर दिया है। जी, एक चीज और इस पर कुछ कहना चाहेंगे? आप बैठ के गए। समाजवादी कभी परिवारवाद में विश्वास नहीं करता, न जातिवाद में विश्वास करता। समाजवादी व्यवस्था में विश्वास करता है कि जिसकी भी क्षमता है, अगर किसी आदमी का समाजवाद में विश्वास है, समाजवाद को समर्पित है, चाहे परिवार का हो चाहे घर का हो, इससे क्या मतलब आपसे अगर वो समाजवाद की भावधारा पर टिकट बांटने में तो ये तो आरोप सालों से लगता है कि टिकट बांटने में जाति फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, समाजवादी पार्टी कभी जाति फैक्टर में विश्वास नहीं। मैंने कहा जो समाजवादी है वो कभी जातिवादी हो ही नहीं सकता है। हमें तो ब्रेक लें उससे पहले ये बात से इत्तेफाक रखते हैं कि टिकट बंटवारे में जाति का फैक्टर नहीं मानती है पार्टियां, या मानती हैं? जाति का फैक्टर मानती है पार्टी, जाति को मानती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो जाता है कि हम जातवाद पे ही दे देते हैं। आज हमारे कई प्रत्याशी यहाँ से लड़ रहे हैं जो कि
आज सदर विधानसभा में ले लीजिए, हमारे सर्वे सिंह सीपू लड़ रहे हैं, उनकी जात के राजपूत बिरादरी यहाँ काफी कम है उस संख्या में, लेकिन आज हमने उनको उतारा है क्योंकि वो एक अच्छे उम्मीदवार हैं। ये चलिए ये बहस अब समाजवाद या फिर परिवारवाद की तरफ ज्यादा जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ के जो मुद्दे हैं उस पर कितना लोग कहीं एकमत हुए हैं या नहीं है, जाति का फैक्टर हावी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।